नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BCOS 186 की जो ये श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस वीडियो के भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस किया था। तो यदि आपने अभी तक पहले और दूसरे क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सकें। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जहां हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उचित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि वो कौन से कारक हैं जो क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए, तो इस जो वीडियो का भाग 1 था वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और ये उसकी PDF थी। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो शुरू होता है यहाँ से। तो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और उनकी उदाहरण सहित हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था ये चैप्टर नंबर 6 से आया था। तो चैप्टर नंबर 6 को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपकी किताब में आपको ये आंसर मिल जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर भी इस आंसर का एक फॉर्मेट बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्रेता है कौन। तो क्रेता होता है कस्टमर, कंज्यूमर, यानी कि सामान को खरीदने वाला। तो सामान को खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं और सामान को बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। अब बात ये आती है जो क्रेता का व्यवहार है, तो ये क्रेता का व्यवहार कौन से व्यवहार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जब एक बंदा सामान खरीदने जाता है तो सामान खरीदते वक्त किन किन बातों पर ध्यान देता है, इसी को क्रेता का व्यवहार कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या पूछी है, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ बताइए कि भैया क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो सबसे पहले हम क्रेता के व्यवहार को ही समझ लें। तो कोई भी व्यक्ति जब कोई सामान खरीदने जाता है तो सामान खरीदते वक्त वो किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है, कौन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किस तरीके से उसे संतुष्टि मिलती है, ये तमाम चीज़ें क्रेता के व्यवहार को दर्शाती हैं। यानी कि जिस तरीके से क्रेता क्रय करते समय, यानी कि कोई व्यक्ति सामान खरीदते समय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला, तो जो व्यवहार करता है उसे क्रेता व्यवहार कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो एक तरीके से क्रेता व्यवहार एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति या कोई ग्रुप भी हो सकता है, वो अपने उत्पादों, सेवाओं या अनुभवों का चयन करेगा, उपयोग करेगा और निपटान से जुड़े निर्णय भी लेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं कई चीज़ों से प्रभावित होती है। यानी कोई व्यक्ति जब सामान लेता है तो किस तरीके का सामान लेगा, सामान सस्ता लेगा या महंगा लेगा, वो गुणवत्ता को ध्यान देगा या क्वांटिटी को ध्यान देगा, ये तमाम चीज़ें कई चीज़ों से प्रभावित होती हैं भाई। सबसे पहली चीज़ होती है वो व्यक्तिगत कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक कारक। अब इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है सांस्कृतिक कारक। हर एक व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो उसकी संस्कृति प्रभावित करती है। अब सांस्कृतिक क्रेता जो होता है, संस्कृति जो होती है वो क्रेता के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जो बंदा जिस संस्कृति को होगा वो उससे रिलेटेड ही सामान लेगा। भाई सिंपल सी बात है। देखो, सपोज डैट कोई व्यक्ति है जो कि परंपरागत व्यवहार उसके परिवार में चलता है, तो वेस्टर्न ड्रेस से थोड़ी खरीदेगा, कभी भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं खरीदेगा, वो परंपरागत ड्रेस खरीदेगा। तो देखो, संस्कृति जो है वो हर किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है। मान लो कोई बंदा वेजिटेरियन है और कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन वाला जो बंदा है वो वेजिटेरियन तो सामान खरीदेगा और नॉन वेजिटेरियन बंदा है जो नॉन वेजिटेरियन सामान खरीदेगा। कोई बंदा जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है वो टेक्नोलॉजी जो है हाई टेक्नोलॉजी वाले सामानों को पसंद करेगा। जो बंदा टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता वो लो टेक्नोलॉजी वाले जो सामान है उसे खरीदेगा। तो संस्कृति जो है वो क्रेता के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और संस्कृति में आती है नैतिकता। नैतिकता मतलब होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मूल्य यानी कि मोरल्स, इच्छाएँ, आवश्यकताएँ, प्राथमिकताएँ, ये सब चीज़ें क्या है क्रेता की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो एक भारतीय जो उपभोक्ता है वो दिवाली के दौरान सोना जरूर खरीदेगा या उपहार खरीदने के लिए प्रेरित होता है, जबकि एक जो पश्चिमी उपभोक्ता वो क्रिसमस की खरीदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इससे पता चलता है जो संस्कृति है वो क्रेता के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। दिवाली पे ना चाहते हुए बंदा गिफ्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, अक्षय तृतीया पे बंदा सोना खरीदे ही खरीदेगा भारत में, जबकि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ का जो उपभोक्ता वो क्रिसमस पर खरीदारी करेगा। इसी प्रकार से जो मुसलमान हैं वो ईद पर खरीदारी करेंगे। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति ना क्रेताओं के व्यवहार को भाई प्रभावित करती है। क्रेताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा है सोशल फैक्टर। अब देखो, सामाजिक कारक क्या है। सामाजिक कारक में आते हैं परिवार, मित्र, सहकर्मी, सामाजिक वर्ग।
तो कुछ लोग होते हैं अपने परिवार के आधार पर निर्णय लेते हैं, कुछ मित्रता के आधार पर निर्णय लेते हैं, कुछ अपने पार्टनर्स के आधार पर निर्णय लेते हैं और ये देखते हैं कि उनका समाज किन चीज़ों को पसंद करता है और किन चीज़ों को पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने मित्रों के समूह को देखकर एक नया स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय ले सकता है क्योंकि वो सामाजिक स्वीकारता की भावना को चाहता है। तो हर एक बंदा आजकल के टाइम पे क्या है, जब वो सामान खरीदता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। वो अपने पारिवारिक वातावरण को ध्यान में रखता है, वो अपने मित्रता वाले वातावरण को ध्यान रखता है। हर एक व्यक्ति ना सोसाइटी को शो करना चाहता है। सो डेट्स वाई सोसाइटी भी ना क्रेता के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और आज के टाइम पे जो ये वाला कारक है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से लोग बर्बाद भी हैं, क्योंकि लोग समाज को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी औकात से जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं उन्हें ले रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि वो EMI के बोझ में दब जा रहे हैं। तीसरी बात है यहाँ पर व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आता है कि व्यक्ति किस आयु का है, किस लिंग का है, यानी कि मेल है या फीमेल है, उसके जीवन का कौन सा चरण चल रहा है, जीवन शैली उसकी कैसी है और आमदनी का स्तर कैसा है। ये सब उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर उपभोक्ता क्या है, युवा है, तो उसकी पसंद अलग होगी। उपभोक्ता अगर वृद्ध है तो उसकी पसंद जो है अलग होगी। अगर वो मेल है तो उसकी पसंद अलग होगी और फीमेल है तो उसकी पसंद अलग होगी। जीवन का चरण कौन सा चल रहा है उसका, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है, ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। और किस तरीके की व्यक्ति जीवन शैली जीता है। आमदनी का स्तर क्या है, ज़्यादा आमदनी होगी तो महंगे सामान खरीदेगा, आमदनी कम होगी तो सस्ते खरीदेगा। तो जो क्रेता है उसके व्यवहार को जो है व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरण लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है पेपर में। अगर आप उदाहरण लिख के आंसर नहीं लिख रहे हो तो फिर चीज़ें ना आपके हित में नहीं जाएंगी। तो जैसे कि एक युवा उपभोक्ता है, वो क्या करेगा, फैशन और टेक्नोलॉजी पर आधारित सामान खरीदेगा, उसे और अट्रैक्ट होगा। जबकि एक जो वरिष्ठ नागरिक होगा वो स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को प्राथमिकता देगा, ऑर्गेनिक चीज़ों को उत्पादकता देगा। अब देखो, जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने जाता है तो साइकोलॉजिकल भी ना एक फैक्टर है जो उसे प्रभावित करता है। जैसे उस व्यक्ति की सामान के प्रति क्या धारणा है, वो सामान लेने के लिए प्रेरित कहाँ से हुआ है, क्या उसके अंदर सीखने की क्षमताएं हैं या नहीं हैं। ये सब चीज़ भी क्या है, उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ब्रांड ने विज्ञापन में धारणा बनाई है कि उसका उत्पाद सबसे सुरक्षित है, तो उपभोक्ता भाई उसी ब्रांड को प्राथमिकता देगा। भाई हम सब भी जब सामान लेने जाते हैं तो हमारे मन में पहले से एक पूर्व धारणा बन जाती है कि हाँ भाई इस ब्रांड का सामान जो है वो सबसे अच्छा होगा, भले उसके क्या है पैसे ज़्यादा हों। तो जब हम सामान खरीदने जाएंगे तो दुकानदार भले ही कोई नई कंपनी दिखाए, लेकिन हम उसी कंपनी का सामान लेंगे जो हम मन में सोच कर गए हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक कारक है जो हमें सामान खरीदते वक्त प्रभावित कर सकता है। सबसे मजबूत जो कारक है वो आर्थिक कारक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी सामान जो आएगा वो पैसे से आएगा। अब उच्च आमदनी वाले जो लोग होंगे वो लग्जरी वस्तुएं खरीदेंगे, विलासता की वस्तुएं खरीदेंगे, महंगे जूते खरीदेंगे, महंगे गैजेट्स खरीदेंगे। निम्न आय वर्ग के लोग क्या है, किफ़ायती सामान खरीदेंगे, डेली रूटीन के जो सामान खरीदेंगे, वो ज़्यादा लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगला है तकनीकी और भौगोलिक कारक, टेक्नोलॉजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर। अब देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेवलप होती जाती है, क्षेत्र का व्यवहार भी उस पर प्रभावित करता है, उपभोक्ता का व्यवहार भी उससे प्रभावित होता है। जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं वो ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पर निर्भर रहते हैं। जबकि गांव के जो लोग होते हैं वो लोकल मार्केट से सामान खरीदना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब जैसे इसमें जो लोकल मार्केट है उसमें सामान भी क्या है, सीमित हैं, उतनी सारी सुविधाएँ और सेवाएँ नहीं मिल पाती हैं। जबकि शहरों में क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी सेवाएँ भी मिल सकती हैं आपको। तो क्रेता व्यवहार को अगर आपको समझना है, यानी कि एक बंदा सामान खरीदते वक्त किस तरीके का बिहेव करेगा, तो ये सारा अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आप मार्केटिंग में, सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आप क्रेता के इस व्यवहार से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये किताब है ही इस तरीके की जो हमें ये सिखा रही है कि हम किस प्रकार से सामान को एक बेच सकें, एक अच्छे सेल्स पर्सन कैसे बन सकें और अपनी कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकें। तो अगर क्वेश्चन आया क्रेता के व्यवहार को क्या क्या प्रभावित करता है, तो आप बताओगे भैया क्रेता के व्यवहार को संस्कृति प्रभावित करती है, उसके आर्थिक कारक प्रभावित करता है, यानी कि उसकी आमदनी प्रभावित करती है, तकनीकी प्रभावित करती है, सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, और इन सबको मिलाकर अपना आंसर लिख दोगे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 की। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आया है, ये 2 भागों में बटा हुआ है 10-10 नंबर में। इसका एक भाग का है और एक भाग खा है। भाग का ये कह रहा है कि विक्रय प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन का अर्थ क्या है, और दूसरा कह रहा है इसके विभिन्न चरणों की भी व्याख्या कीजिए। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भाई विक्रय प्रस्तुतिकरण क्या होता है या विक्रय प्रदर्शन क्या होता है और इसके विभिन्न चरण क्या क्या हैं। इस तरीके से 2 क्वेश्चन वो बना रहा है। अब देखो, विक्रय प्रस्तुतिकरण क्या होता है। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, आपके सामने जो भी सामान आप खरीदना चाह रहे हो उसका एक डिस्क्रिप्शन देता है, इसी को बोलते हैं विक्रय प्रस्तुतिकरण।
और जब वो उसका डेमो दे, उसे चला कर दिखाए और आपसे भी कहे कि भाई इसका यूज़ कर लो, तो इसे कहते हैं विक्रय का प्रदर्शन। यानी कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो कोई बंदा जब आपको सामान के बारे में समझा रहा होता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, हमारा ब्रांड सबसे अच्छा है फलाना ढिमका, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विक्रय प्रस्तुतिकरण। और जब उस सामान को चला कर दिखाता है, डेमो देता है, तो ये कहलाता है विक्रय प्रदर्शन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विक्रय प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन का अर्थ बताओ और इसके विभिन्न चरण बताओ। तो इसका अर्थ तो आपको पता ही चल गया, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो विक्रय प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, देखो प्रस्तुतिकरण का ही मतलब होता है प्रस्तुत करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, विक्रेता अपने ग्राहक को अपने सामने उत्पाद या सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा कि हाँ जी ये इस कंपनी का ब्रांड है, ये कंपनी इस देश की है, इनके क्या क्या फीचर हैं, कितने उपभोक्ताओं को अब तक हम ये सामान बेच चुके हैं, कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है, गारंटी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो बताई जाती है विक्रय प्रस्तुतिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्राहक को उत्पाद के बारे में बताया जाए, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, सेवाओं के बारे में बताया जाए, लाभ के बारे में बताया जाए और मूल्य के बारे में प्रभावी ढंग से समझाया जाए, ताकि ग्राहक सामान को खरीदने का निर्णय ले सके। एक सेल्समैन के करियर की सफलता उसकी प्रस्तुतिकरण की कला पर ही निर्भर होती है कि बंदा सामान लेने कुछ और आया है और लेकर कुछ और जा रहा है। तो विक्रय प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, सामान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना विक्रय प्रस्तुतिकरण है, जिसमें जो है विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला जो सेल्स पर्सन है वो ग्राहक को अपने सामान के बारे में, अपनी सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए एक सेल्स पर्सन एक वॉशिंग मशीन को बेचना चाहता है, तो अपने ग्राहक को उस वॉशिंग मशीन के मॉडल के बारे में बताएगा, भाई ये मॉडल ऐसा है, उसके लाभ के बारे में जानकारी देगा, उसके उपयोग के तरीके बताएगा और ये बताएगा कि यह मशीन अन्य मशीनों से अलग क्यों है, इसके खरीदने से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, विक्रय प्रस्तुतिकरण होगा। अब हम बात कर रहे हैं विक्रय प्रदर्शन क्या है। तो देखो विक्रय प्रदर्शन में मैंने अभी बताया, प्रदर्शन मतलब प्रदर्शित करना। तो सामान को क्या है, सामने वाले को वास्तविक रूप से दिखाया जाएगा कि ग्राहक ये देख सके ये काम कैसे करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और एक लाइव डेमो हो सकता है, ये एक वीडियो भी हो सकती है, जैसे आप अमेजन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीदते हो तो उसकी क्या है, एक वीडियो भी वो दिखाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें क्या है, ऐसे ऐसे यूज़ करनी है। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राहक को उत्पाद के बारे में ठोस जानकारी दी जा सके, ताकि ग्राहक सामान को और अच्छे से समझ सके और खरीदने का फैसला कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई वैक्यूम क्लीनर निर्माता ग्राहक को उत्पाद दिखा रहा है तो प्रदर्शित कर सकता है कि वैक्यूम क्लीनर कैसे धूल और गंदगी को बहुत तेज़ गति से साफ करता है, ग्राहक इसे उपयोग करने का अवसर भी दिया जाता है। यानी कि अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हो तो आप क्या करोगे, वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से जो कालीन वगैरह गंदी हैं उसे साफ़ करके दिखाओगे और ग्राहक के हाथ में भी दोगे वैक्यूम क्लीनर, ताकि वो उसको यूज़ करना सीख सके। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विक्रय प्रस्तुतिकरण। तो पहले क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा था कि भाई विक्रय प्रस्तुतिकरण और विक्रय प्रदर्शन का अर्थ बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, विक्रय प्रस्तुतिकरण और विक्रय प्रदर्शन का अर्थ बताओगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि विक्रय प्रस्तुतिकरण के चरण बताओ। तो जब भी कोई सेल्स पर्सन सामान को बेचता है तो उससे पहले ना क्या होता है, जब सेल्स पर्सन की जॉब लगती है तो उसे ना ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में ना सामान बेचने के अलग अलग स्टेप्स बताए जाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको ग्राहक के पास जाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चरण का नाम है तैयारी और योजना। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपको सामान बेचना है तो उसे प्रस्तुत कैसे करना है, इसकी एक योजना बनाई जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि ग्राहक की आवश्यकताएं क्या हैं, ग्राहक किन चीज़ों को प्राथमिकता देगा। यानी कि जब ग्राहक आएगा दुकान में या मॉल में या जहाँ पर भी आप सेल्स पर्सन हैं तो ग्राहक की आवश्यकताएं क्या है, वो क्या लेने आया है, ग्राहक की प्राथमिकताएं क्या हैं। उत्पाद और सेवा के लाभों को ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से बताया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार का ग्राहक होगा उसी प्रकार के उस उत्पाद दिखाए जाएंगे। इसके अलावा प्लानिंग में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि ग्राहक सामान खरीदते समय कौन कौन से क्वेश्चन उठाएगा, कौन सी उसे आपत्ति होंगी और इसके लिए उत्तर पहले से तैयार रखा जाता है। यह चरण विक्रेता को आत्मविश्वास और स्पष्ट प्रदान करता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई सेल्स पर्सन है और उसने पहले से प्लानिंग नहीं की है, यानी कि उसको यही नहीं पता कि मैं अपना सामान बेचने जा रहा हूँ तो सामने वाला बंदा क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। वो मान लो मैं कहीं सामान खरीदने जा रहा हूँ, एक मशीन खरीदने जा रहा हूँ और मैं पूछूँ भाई ये मशीन किस देश की है और जो सेल्स पर्सन है वो यही ना बताया भाई ये कंपनी किस देश की है, तो फिर क्या होगा, विक्रेता जो सामान खरीदने वाला है वो पता है क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार इसे कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐसी होगी, कुछ नई कंपनी होगी, वो सामान नहीं खरीदेगा। तो सब जो प्रस्तुतिकरण का पहला चरण होता है उसमें क्या होता है, पहले से प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि ग्राहक की जो है आवश्यकताएं क्या हैं और ग्राहक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें जब एक सेल्स पर्सन को पहले से पता होगी तो सेल्स पर्सन जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा और वो ना बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। इसका दूसरा चरण होता है ध्यान आकर्षित करना, यानी कि जब ग्राहक आ गया है तो सबसे पहले ग्राहक के दिमाग को पढ़ना होगा, उसके विचारों को पढ़ना होगा ताकि उसे अच्छे से अच्छे उत्पाद प्रदान किए जाएँ। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहली छाप जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
इसलिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रिटेल आउटलेट होते हैं। आप अगर किसी भी आउटलेट में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर डिज़ाइन बहुत अच्छे से उसे सेट किया गया होगा, लाइटिंग इतनी सारी होगी कि देखते ही साथ ही आपका मन बाग बाग हो जाएगा, आकर्षक दृश्य होंगे वहाँ पर, सुगंध अच्छी होगी, सजावट होगी, आकर्षक उत्पाद प्रदर्शन होगा ताकि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तीसरा चरण होता है ग्राहक के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। तो सेल्स पर्सन को उत्पाद और कंपनी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कंपनी की योजनाओं के बारे में सब पता होना चाहिए ताकि ग्राहकों को इंटरेस्ट लगाया जा सके सामान खरीदने के लिए। चौथी बात है ग्राहक के अंदर इच्छा जगा दो कि भाई अब ग्राहक आया तो सामान खरीद के ही जाए। इस चरण में ग्राहक को अगले स्तर तक लिया जाता है। सेल्स पर्सन जो है उसे इमोशनल वे में संतुष्टि प्रदान करता है और ये बताता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये आपकी नीड को कैसे पूरी करेगा। सेल्स पर्सन ग्राहक के दिमाग को प्रभावित कर देगा और ब्रांड में क्या करेगा, विश्वास बनाएगा। पांचवा चरण है दृढ़ विश्वास का निर्माण करना। तो सेल्स पर्सन क्या है, जितनी भी आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं, शिकायतें हो सकती हैं, उसका संतोषजनक जवाब देगा और भविष्य की गारंटियों के बारे में बताएगा। अब ग्राहक क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और कहेगा भाई ये सामान मुझे दे दो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे कि विक्रय प्रस्तुतिकरण क्या है, विक्रय प्रदर्शन क्या है और इसके विभिन्न चरण बताओ, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप ये क्वेश्चन कर दोगे। अब तक हम इस क्वेश्चन पेपर के जो है वो 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम जानबूझ के एक ही वीडियो में 8-8, 10-10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बेमतलब में ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर हम इतनी बड़ी वीडियो जो है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट ही हमारा जो दिमाग है वो उसका कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में अब तक हम 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड किया था। आज के भाग में हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगले भाग में हम 5वां और 6वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर उससे अगले में 7वां और 8वां। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर ढंग से सॉल्व कर लेते हो तो आपको 5 ही क्वेश्चन तो करने हैं, तो 5 क्वेश्चन वो ईजी वे में आ जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई जो है क्वेश्चन के आंसर हमें किस तरीके से करने हैं। तो यही पर्पज़ है हमारी इन वीडियोज़ का। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हमें पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मिलते हैं आज से इस चैप्टर के इस क्वेश्चन पेपर के भाग 3 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।